हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो के उड़ान सेगमेंट में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बात तो है, जिंदगी में उड़ान सब भरना चाहते हैं और उड़ान भरनी भी चाहिए, लेकिन हर कोई वो उड़ान क्यों नहीं भर पाता? पंख सबके पास होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है परवाज़ की। अगर वो परवाज़ मिल जाए उन पंखों को तो हम सब उड़ान भर सकते हैं, लेकिन वो परवाज़ कहाँ से आती है, यही एक सोचने वाली बात है। आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबल होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने गोल को अचीव कर जाते हैं? आखिर कौन सी पावर होती है उन सबके पास जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे, और वो पावर शायद हम सब में है। तो आज उस पावर को द वर्तिका शो के साथ अब मैं नाम लेने जा रही हूँ शताब्दी अवस्थी के साथ। आप सब लोग फील करिएगा। जी हाँ, शताब्दी अवस्थी, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते वो भी आज जान जाएंगे, जो कि एक इंटरनेशनल पैरा एथलीट है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड पैरा एथलीट में वो पार्टिसिपेट करती रहती हैं, और हाँ, केबीसी विनर है, याद आया, मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्फ्लुएंसर है और न जाने क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम उनसे भी सुनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितने सारे अवार्ड्स हैं जो शताब्दी जी ने विन किए हैं, और उनके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी हम जब उनसे मुखातिब होंगे तो आप खुद देखेंगे और जानेंगे कि उन सिचुएशंस के बावजूद भी उन्होंने उड़ान को किस तरह से हासिल किया है। शताब्दी अवस्थी जी, द वर्तिका शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मतलब आपके बारे में काफ़ी सुना, सोशल मीडिया से काफ़ी जाना भी, और सबसे ज़्यादा जब मैंने आपको जाना, जब आप केबीसी में एंटर हुई थी, तब काफ़ी कुछ आपके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। तो आप फिज़िकली डिसेबल हैं और आप अभी जब कर रही हैं तो आप SBI में मैनेजर हैं, SBI बैंक के अंदर, तो वर्किंग भी हैं। और शताब्दी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने इन चीज़ों के बावजूद भी ज़िंदगी का एक मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले हम आपकी अगर जर्नी शुरू करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं आपके स्कूल टाइम की, आपने एजुकेशन ली, फिर आपने कॉलेज कहाँ तक किया पूरा आपने? वर्तिका जी, मेरी जर्नी भी एक आम लड़की की तरह ही शुरू हुई थी, जिसके बहुत सारे सपने थे अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए स्पेशली। और मेरा सपना था कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं, क्योंकि बचपन से मन में एक फीलिंग थी देश के लिए कुछ करना है, देश की सेवा करनी है। अच्छा। तो हाँ, उसी के लिए मतलब मैं बताऊंगी कि मेरी जो एजुकेशन है वो राजस्थान में एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, सवाई माधोपुर। अच्छा। वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है। मैंने 12th किया, उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं आर्म फोर्सेज में जाने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। मैंने पूरा मन बनाया हुआ था अपना कि मुझे आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी जो भी है, मतलब मुझे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। जिस वक्त मैं तैयारी कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स की, उसी वक्त मेरी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, और छत से गिरने की वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मुझे हुई, और वहाँ मेरे शरीर में मतलब कमर से नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। मैं परमानेंट व्हीलचेयर के ऊपर आ गई थी। एक भागती दौड़ती ज़िंदगी एक बेड के ऊपर आके सिमट गई थी। कंप्लीट लगभग 6 महीने तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे रही थी, जहाँ पे मेरे मेजर सर्जरीज हुए और काफ़ी सारा मतलब ट्रीटमेंट उस टाइम पे हुआ। तो वो एक फेज़ था जहाँ पे एक वक्त ये लगा था कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब शायद कुछ भी नहीं बचा है ज़िंदगी में। मुझे यही लगा था कि मैं भी कुछ टाइम बाद में नॉर्मल हो जाऊँगी, और मुझे बोला गया था कि धीरे धीरे आपको जो आपकी मतलब इम्प्रूवमेंट होने शुरू होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, और मुझे लगा कि जो जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ वहाँ पे मुझे 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जबकि हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे थे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, हर जगह हम लोगों ने दिखाया, जहाँ पे जिसने भी बोला हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। तो समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि शायद ज़िंदगी अब बदलने वाली नहीं है। आपको इस सच्चाई को मानना पड़ेगा कि आपको हमेशा के लिए आप अब नहीं चल सकते हो, आपको बिस्तर के ऊपर रहना है या आपको व्हीलचेयर के ऊपर ही रहना है। वो कैसी फीलिंग थी शताब्दी, मतलब
क्या फील किया था आपने, और आपकी फैमिली आपके साथ होगी, इतनी सारी जगह आप जाकर आए, तो क्या फील हुआ था उस समय आपको? एग्जैक्टली वर्तिका जी, आप सोच सकते हैं कि एक भागती दौड़ती जिंदगी एक 4x6 के पलंग पे आके सिमट जाती है। स्पेशली मैं बताऊंगी कि मेरा नाम शताब्दी है, तो वो नाम ही मेरा इस वजह से रखा गया था क्योंकि मैं कभी बैठती नहीं थी। बचपन से हमेशा भागने दौड़ने का, मतलब मैं टिकती नहीं थी। और ये मुझे घर वालों ने तो नाम शताब्दी रखा था, लेकिन स्कूल में कॉलेज में सब लोग मुझे एक्सप्रेस बोलते थे। और सभी यही बोलते थे कि अपनी एक्सप्रेस को कभी तो थोड़ा ब्रेक लगाया कर, कभी तो थोड़े दिन के लिए रुका कर, कभी तो मतलब ऐसा हो कि हमको लगे कि हाँ ट्रेन खड़ी हुई है, हमेशा बस भागती दौड़ती रहती है। तो वो एक सिचुएशन की हमेशा, मतलब आप नहीं जानते कि अब आपके साथ में क्या होगा, आप कितनी जिंदगी जियोगे। हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कितना सरवाइव कर पाऊंगी, तो और क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ एकदम ब्लैकआउट था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो वहाँ पे जो एक रोशनी की किरण मुझे मिली वो मेरी फैमिली की तरफ से मिली। खासकर मैं इस सिचुएशन में आ गई थी कि मैं एक गिलास पानी भी अपने आप नहीं ले सकती थी, या मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक बोझ बन गई थी मेरे घर वालों के लिए। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। स्पेशली मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, सब लोगों ने हमेशा, मतलब वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे, वो हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करते थे। मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे, नहीं बेटा तू ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे पता है कि तू एक दिन ज़रूर चलेगी। अब वो जिस भी सेंस में बोलते थे, वो ये बोलते थे कि मैं जानता हूँ तो एक दिन ज़रूर खड़ी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और तू फिर से चलेगी। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आज जिस कंडीशन में हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, वो पापा के ही वो वर्ड्स थे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। अभी जबकि वो नहीं है, तो उनकी जो वो बातें मुझे याद आती हैं कि तू चलेगी। तो मुझे लगता है कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, तो क्या हुआ, मैं अपने पैरों पे नहीं चल सकती, लेकिन मेरी व्हीलचेयर के सहारे मैं अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ, वो एक रास्ता मैं नाप रही हूँ। मतलब शताब्दी जी, मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि शताब्दी नाम जब मैंने भी सुना था तो मुझे लगा था कि शताब्दी के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, लेकिन देखिए कि वो रुकती नहीं थी, इसीलिए उनको शताब्दी बोला जाता था। और जो उनकी फ्रेंड्स थी उनको एक्सप्रेस करती थी। और जो इंसान अपनी लाइफ में इतना एक्टिव हो, जो कहीं रुकने को तैयार नहीं हो, ज़िंदगी ने पकड़ के उसको इस तरीके से रोक दिया हो, तो आप खुद सोचो या हम लोग खुद सोचे कि वो सिचुएशन कितनी डिप्रेसिंग होगी। लेकिन उसके बावजूद शताब्दी ने वो हासिल किया जो हासिल करने की उन्होंने ठान रखी थी। लेकिन कैसा मोमेंट रहा, मैं ये बहुत टचिंग पार्ट है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शताब्दी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक लो लाइफ जी रही थी, उस लो लाइफ के अंदर ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सच बोला आपने। जब फिर उसके बाद में मैं बता रही हूँ कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब मैं नहीं चल पाऊँगी कभी ज़िंदगी में, तो एक जो थॉट थी वो दिमाग में ये थी कि मुझे हार नहीं मानना, इतनी आसानी से तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है, कुछ तो करना है ज़िंदगी में। कोई तो भगवान का भी रीज़न होगा जो उन्होंने मुझे चुना इस प्रॉब्लम को देने के लिए। शायद उनको मुझ पे विश्वास होगा कि मैं झेल जाऊंगी इस परिस्थिति को। तो वहाँ पे जो एक मेरे पास में जो एकमात्र मेरा हथियार था वो मेरी एजुकेशन थी। उसके सहारे ही मैं आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मेरी पूरी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। बट हाँ कि मैं ग्रेजुएट थी, तो मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए मैं एलिजिबल थी। 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2010 में मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ। और जब मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पापा थे जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश थे, मुझसे भी ज़्यादा वो खुश थे। वो बहुत एक गर्व के साथ में बोलते थे कि मैं मैनेजर का बाप हूँ। और जब वो मेरे बैंक में आते थे, मतलब मैं देखती थी कि वो जिस तरह से वो बैंक के अंदर एंटर करते थे कि हाँ मेरी बेटी यहाँ पे मैनेजर है, वो एक फीलिंग थी जो मुझे मतलब उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन दिलाती थी कि हाँ अगर मेरी वजह से मेरे घर वालों को तकलीफ़ हुई है, ना चाहते हुए भी मैं उनके दुखों का कारण बनी हूँ, तो मैं उनको बदले में वो खुशी भी दे पाई हूँ। तो उस वक्त मुझे मतलब ऐसा लगा था कि अब सब कुछ सेटल है, नॉर्मल है, हम लोग अच्छी से एक लाइफ जिएंगे। लेकिन 6 महीने भी नहीं हुए थे मेरी जॉब को लगे हुए, पापा छोड़ के चले गए। और वो वक्त तो सच में मतलब वो एक ऐसा था कि मेरे एक्सीडेंट से मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई थी। मैं आज तक मैं कभी मतलब मेरी आंखों में आंसू नहीं आए मेरे एक्सीडेंट की वजह से, मुझे कभी दुख नहीं होता। लेकिन जब पापा छोड़ के गए थे तो वो एक रियल फेज था लाइफ का, जहाँ पे
बिल्कुल ही लगा था कि अब जिंदगी मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। सब कुछ अब एक वो चीज थी कि एक जो बोलते हैं कि हाँ हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार उजड़ गया था, सब कुछ टूट गया था, सब कुछ छूट गया था पीछे। पहले तो लाइफ ने इतना बड़ा आपके साथ हादसा किया, फिर उसके बाद जो आपके हौसले बने, जो आपकी परवाज़ बनी, जिन्होंने आपको कदम कदम पे हौसला दिया, जब उन्होंने आपका साथ छोड़ा तो लाइफ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गई थी। उस चैलेंज वाले फेज से आप कैसे निकली? आपने अक्सर सुना होगा वर्तिका जी कि ऐसा बोलते हैं कि जब पेरेंट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो हमारे भगवान बन जाते हैं। और इस चीज़ को मैंने दिल से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन से पापा मुझे छोड़ के गए उस दिन से मतलब मुझे ऐसी फीलिंग होने लगी कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पापा ऊपर चले गए भगवान बन के। उनका आशीर्वाद था। मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चेंजेस मेरी लाइफ में होंगे, लेकिन एक की बाद एक मैं बताऊं आपको, पापा के जाने के बाद कौन बनेगा करोड़पति आना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं उस शो का हिस्सा बनूंगी, जो शो मुझे इतनी पहचान देगा। मतलब कि मेरी ज़िंदगी ओवरनाइट मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई कौन बनेगा करोड़पति में आने के बाद में। और वो सब मैं मानती हूँ कि पापा का ही आशीर्वाद था। उन्होंने ही मुझे कहीं प्रेरणा दी उस शो में जाने के लिए। और जब मैं उस शो में गई मैंने 50 लाख जीते वहाँ पे। और शायद आपको पता होगा कि राजस्थान से इतना अमाउंट जीतने वाली मैं अभी तक इकलौती महिला हूँ। बिल्कुल, राजस्थान से शताब्दी जी पहली इकलौती महिला है जिन्होंने 50 लाख रुपए जीते केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में। तो शताब्दी, वो जो एक थॉट आया था कि नहीं अब मुझे कुछ अचीव, मतलब वो कौन सा हौसला था, कौन सी चीज़ थी जिसने आपको खड़ा कर दिया और उस इंटरनेशनल से भी आप नेशनल लेवल से भी आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई थी? तो वो आपकी विल पावर थी, आपकी कोई थॉट थी कि अब ऐसे नहीं जीना? नहीं, एक्चुअली जिस वक्त जब पापा छोड़ के गए थे तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि ज़िंदगी से सारे रंग ख़त्म हो गए हैं और ज़िंदगी एकदम बेनूर हो गई है। लेकिन उसी टाइम पे जब मैं अपनी मम्मी को देखती थी तो ये लगता था कि नहीं, जितना बड़ा दुख मेरा है मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा दुख मेरी मम्मी का है कि उनकी 21 साल की 22 साल की बेटी 25 साल की बेटी उनकी व्हीलचेयर के ऊपर है, उनके पति उनको छोड़ के चले गए हैं। तो फिर तब ये डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं जीना और अब मम्मी ही दुनिया है और मम्मी को खुश रखने के लिए जीना है। तो हमेशा उनके सामने चाहे अंदर कितना भी रो रहे हों लेकिन मम्मी के सामने हमेशा हंसना पड़ता था। और वहीं से फिर ये मिला कि कुछ करना है। और फिर डेफिनेटली जब केबीसी आया उसके बाद तो एक पहचान मिल गई थी। इंडिया लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन दिया इस शो ने मुझे। और रातों रात मैं एक सेलिब्रिटी बन गई थी। तो वहाँ से फिर जो मेरा एक सपना था कि मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है, तो अब मेरे पास में एक वजह थी, एक जगह थी और मतलब एक मेरा वजूद था जहाँ पे मैं उस प्लेटफॉर्म पे थी कि अगर आज मैं कुछ बोलूँगी तो लोग मुझे सुनेंगे। कौन बनेगा करोड़पति मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा एहसास है जिसे मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। बिल्कुल, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का। वाकई में उसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और जो चेंजेस उसके बाद में आए वो सिर्फ उस शो की वजह से ही आए। अगर वो शो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। उस शो ने मुझे नाम दिया, पहचान दी, एक मुकाम दिया और हमेशा के लिए मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। वर्ल्ड लेवल पे आपने अपने आप को पहचान दी और इतना आपने फाइट किया, फिर भी ज़िंदगी से अब आप क्या चाहती हैं? जैसे ज़िंदगी चल रही है या क्या उम्मीदें हैं ज़िंदगी से भी? मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है और आपको भी जब ज़िंदगी नहीं रुकती तो आपको भी नहीं रुकना चाहिए। बहुत आसान होता है कि हम एक लेवल पे आके सोच ले कि हाँ अब सब कुछ मिल गया, अब आसानी से बैठ जाओ, तो वो हार मानना बहुत बहुत ईजी होता है। लेकिन अभी मेरे बहुत सारे सपने हैं और क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मेरा सबसे बड़ा सपना तो एक ही है जो हर खिलाड़ी का सपना होता है, ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आना। तो इस बार का ओलंपिक मेरा मिस हुआ है कोविड की वजह से। मैंने क्वालिफाई किया था लेकिन बहुत लंबा ब्रेक मेरा लग गया, 8-10 महीने का। मैं तैयारी नहीं कर पाई क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे थी और बहुत सारे
सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इम्यूनिटी इश्यूज, तो पूरी दुनिया ही थम गई है एक तरीके से, सारी ही चीजों पे लेकिन स्पेशली क्योंकि मैं व्हीलचेयर बाउंड हूँ, तो ऑलरेडी मेरा मतलब हाफ पोर्शन मेरा बॉडी का काम नहीं करता, तो इस वजह से इम्यूनिटी इश्यूज मेरे साथ में कुछ ज़्यादा है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा। तो मैं प्रैक्टिस तैयारी नहीं कर पाई और इस वजह से मेरा ओलंपिक मिस हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ओलंपिक में मैं करने के लिए मेडल। शताब्दी से हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन SBI बैंक पे मैनेजर तो ये हैं ही, स्पोर्ट्स में हैं, जैसा कि इन्होंने अपने बारे में इतना कुछ बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि उसके अलावा इनको क्या शौक है, क्या कभी कभी ये किचन में भी जाया करती है? हाँ, बहुत ही अलग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे शौक हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी भागम भाग वाली हो गई है, सुबह ग्राउंड जाना, दिन में बैंक जाना, शाम को फिर ग्राउंड जाना। ओके। तो बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अभी कोविड की वजह से पिछले साल भर से हम लोग का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। अच्छा। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं, हाँ बिल्कुल, मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है, बट हाँ मुझे शौक है। कभी कभी मैं चाय बनाना मुझे पसंद है, और स्पेशली भरवा भिंडी, भरवा टिंडे, कुछ एक इडली सांभर में बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं। अच्छा। तो कुछ हाँ ये चीज़ें हैं। इसके साथ मुझे तो थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। अच्छा। जब कभी टाइम मिलता है तो मैं लिख लेती हूँ। फ्रेंड सर्किल मेरा बहुत बड़ा है, तो फ्रेंड्स के साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही शॉपिंग का तो जैसे हर लड़की को शौक होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम मिल नहीं पाता, और अब जब टाइम मिला है तो ये ऐसा टाइम मिला है कि इस टाइम में कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। जी। अरे देखा आपने, एक चीज आई और आपको तोड़ के चली गई। वो चीज कुछ भी हो सकती है ना? जिंदगी है, हादसे हो सकते हैं, जिंदगी है, धोखा मिल सकता है, कोई चीट कर सकता है, लेकिन उस चीज को डील करते हुए अपने आप को वहां से उठाना भी तो होता है। कुछ आपने इस चीज से थोड़ा सा भी अगर सीखा हो, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में उस अपने सपने को पूरा कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़िंदगी ने आपको मौका दिया है, आपके पास समय है, और इस समय रहते ही उस सपने को ग्रैब करिए। फिर देखिए आप दौड़ेंगे, ज़िंदगी आपको दौड़ाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लास्ट एंड के अंदर कि आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रही हैं, तो ओलंपिक्स आप भारत देश के लिए ओलंपिक ज़रूर जीत के आए। मतलब द वर्तिका शो की तरफ से, वर्तिका की तरफ से, और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं ना, सारे के सारे आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं कि आप बिल्कुल जाइए, पूरे फाइट करिएगा, और हम सबकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी आपके साथ रहेंगी हमेशा। कुछ मैसेज व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? बिल्कुल वर्तिका जी, मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसे आप हंस के जिए या रो के जिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी अपनी एक स्पीड से चलती रहती है, और जितना टाइम आप रोने में वेस्ट करेंगे, यकीन मानिए ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हों को आप मिस कर देंगे। और ये मान के चलिए कि अगर आप रोते हैं तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मुस्कुरा के किसी भी कठिनाई का, परेशानी का सामना करते हैं, तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो सब आपसे मोटिवेट होते हैं, उन सबके चेहरे पे एक मुस्कान आती है। तो कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में किसी भी एक इंसान के चेहरे पे मुस्कान ला सकें। जो भी परिस्थिति आपको सामने आती है उसका सामना करें। हार मानने से परेशानियां हल नहीं होती हैं, उनका मुकाबला करना पड़ता है, उनका डटकर सामना करना पड़ता है। और ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ आपसे कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे इस परेशानी को हराना है, तो आप देखिए फिर किस तरह से वो एक आदम का परेशानी भी एक बौनी बन जाती है, एक बहुत छोटी चीज़ बन जाती है आपके सामने। और एक वक्त ऐसा आता है जब उस परेशानी का, उस कठिनाई का अस्तित्व ही आपके सामने से मिट जाता है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ फैलाइए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।